everyone. So today we have a very special guest with us who is working as a SDE software development engineer in Japan. So I welcome Abhay Tiwari on our podcast. Let's talk. Learn from every journey, big or small. So I welcome you. Let's start with a small introduction. Hi Chehek, and hi everyone. Myself Abhay, and I have been working in a Japanese company from more than 1.5 years now, and for half years for internship, and then I have joined it back in October 2024. So I think I have completed 1 year now as a full time employer here. तो आप मतलब ये बताएंगे कि आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं एंड यू हैव डन योर इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी धनबाद, तो वहाँ से आपका ट्रांजिट जो हुआ इनटू टेक बैकग्राउंड इनटू टेक थिंग, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड वो एकदम जो शिफ्ट आया नॉन टेक टू टेक वो कैसे रहा एंड डेट टू इन जापान? Yeah, so actually, this is what I did. Like in the entire 4 years of my college, I just got into IIT, and at first I was very shy. मैं कभी भी किसी से ऐसे बात नहीं कर पाता था जनरली. तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं. तो मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लगभग नहीं फर्स्ट ईयर में मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना जब कॉमन क्लासेस होती थी. तो उससे मेरा क्या हुआ कि जो तुम्हारा क्रॉस डोमेन दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा बन गए. मतलब मेरी जो दोस्ती थी वो केवल माइनिंग तक लिमिटेड नहीं थी. तो क्रॉस डोमेन या क्रॉस ब्रांच वाले जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा मेरे थे, और मेजॉरिटी ऑफ द दोस्त आज भी मेरे दूसरी ब्रांचेस के हैं. तो इस वजह से फिर धीरे धीरे करके, और उस टाइम पे क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था हम लोगों का ऑनलाइन क्लासेस ही होती थी. अब क्योंकि तुम ऑनलाइन क्लासेस में हो तो मुझे लगता है कि जो तुम्हारी कोर डोमेन्स होती हैं, कोर जैसे माइनिंग हो गया या जो भी वैसी ब्रांचेस होती हैं जो कोर ब्रांचेस हैं, नॉट सर्किटल ब्रांचेस. तो उसमें क्या होता है तुमको रियल लाइफ तुमको चाहिए होता है कि तुम वहाँ पे अवेलेबल हो, सारे लैब्स में तुम प्रेजेंट हो कि नहीं हो, तब तुम थोड़ा इंटरेस्ट जागता है उस तरफ. ठीक है, लेकिन क्योंकि हम कोविड के टाइम पे थे तो हम लोगों का सब कुछ ऑनलाइन चलता था, और मोस्टली व्हाट यू कैन सी ऑन सोशल मीडिया और यूट्यूब इज़ अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, और बिफोर दैट ऑल्सो आई क्वाइट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, टेक्नोलॉजीज़. और मैं पहले भी जब मैं हाई स्कूल और 9th क्लास में था तो भी मुझे अभी लेटेस्ट GPU क्या चल रहा है, लेटेस्ट CPU क्या चल रहा है, कौन सा स्नैपड्रैगन ने क्या चिप निकाला है, ये सब मुझे जानना अच्छा लगता था. तो इस वजह से मैं थोड़ा और शिफ्ट हो गया इधर. तो आपने कभी सोचा था कि आप जापान जाएंगे एंड वहाँ पे ही मतलब आपने किया, बिकॉज आप इंडिया में भी अप्लाई कर सकते, तो वहाँ का कैसे आपका एकदम स्विच हुआ? सो एक्चुअली द थिंग वॉज कि हमारे टाइम पे ना कोविड का जो एकदम अचानक से हम लोग जो थे वो कोविड के बाद वाले कोविड 2020 में आया था, 20 में, हाँ. तो कोविड के टाइम पे अचानक से बूम आया हायरिंग में, तो बहुत सारी कंपनीज जो थी उन्होंने मास हायरिंग कर ली. बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी उन्होंने अच्छी से हायरिंग करी. इस वजह से क्या हुआ, ओवर हायर हो गया इंजीनियर्स. ठीक है, ओवर हायर कर लिए उन लोगों ने. फिर हमारे टाइम पे वो हायरिंग को ले ऑफ्स में आ गया, क्योंकि हमारे टाइम पे सैचुरेट हो गया मार्केट, कोविड का सही हो गया था, तो सारे लोग लौट रहे थे वापस. जूम ने बहुत लोगों को ले ऑफ किया, उसके बाद में गूगल ने ले ऑफ किया, बहुत सारा ले ऑफ्स हुए. इस वजह से जो मार्केट था बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया था, इंजीनियर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी. तो इट वाज नॉट लुकिंग गुड फॉर इंजीनियर्स. बट जापान का सीन ऐसा है कि यहाँ पे ऑलरेडी वर्क फोर्स बहुत कम है. ठीक है, तो और इन लोगों को बहुत ज़्यादा लोग चाहिए हैं. अदर जो तुम्हारा बोल सकते हो हाई स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, इनको बहुत ज़्यादा उनको नीड है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की. तो इसी वजह से ये हमारी कंपनी में ये कंपनी जो हमारी जिसमें हम काम कर रहे हैं वो विज़िट करी हमारे कॉलेज में, और वहाँ से इन्होंने इंटर्न्स हायर किए. और उस टाइम पे मैं पहले इंटर्न ज्वाइन करा मैंने, उसके बाद में मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मिल गया, और फिर मैं उस ऑफ़र को ले लिया. अब मैं अप्लाई तो कर सकता था इंडियन कंपनीज में ऑल्सो, बट इट वॉज नॉट लुकिंग वेरी गुड एट दैट टाइम. सो इन आवर कॉलेज इट्स यू हैव टू एक्सेप्ट whether you accept the PPO or not. If you don't accept the PPO, pre-placement offer, then only you can sit in placements. Otherwise you will not be allowed to sit in placements. तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, इसी वजह से मुझे प्लेसमेंट सीजन में मैं बैठा ही नहीं, और मैंने कहीं और ट्राई भी नहीं किया एज सच, क्योंकि मेरा ऑफर ठीक लग रहा था मुझको.
आप मतलब इस थोड़ा इस प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि मतलब वहाँ का इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है, कि वहाँ का इंटरव्यू और इंडियन जैसे जो कंपनी इंटरव्यूज़ लेती हैं क्या डिफरेंस रहता है, और इसमें डीएसए का भी रोल क्या है? क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है कि जो जापानीज़ कंपनीज होती है वो डीएसए को मेनली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती एज़ पर इंडियन कंपनीज। तो हाँ, तो एक्चुअली मतलब मेन डिफरेंस ये है, मुझे लगता है जापान में जनरलाइजेशन को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है या ज़्यादा उसको अच्छा समझा जाता है। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में बहुत कम, लाइक उनका ये मानना है कि वी आर हायरिंग यू एज अ फ्रेशर, सो वी आर नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर समवन हु वांट्स टू लर्न एंड हु कैन लर्न, ठीक है। तो अब लेकिन एट द सेम टाइम हमारे इंडिया में क्या होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइक इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है ना इंजीनियर्स का, तो उनको कट करने के लिए, नंबर ऑफ लाइक पॉसिबल कैंडिडेट्स कट करने के लिए उनको कुछ फ़िल्टर्स लगाने पड़ते हैं। उन्हीं फ़िल्टर्स में वन ऑफ द फिल्टर्स आर डीएसए, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पे इंडियन कंपनीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीएसए की तरफ ओरिएंटेड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से पूछती हैं, जबकि जो जापानीज़ कंपनीज़ हैं ये थोड़ा एचआर की जो चीज़ें होती हैं, ह्यूमन लाइक और मैनेजरल जो चीज़ें होती हैं थोड़ा बहुत, कि टीम को कैसे लीड करोगे, टीम में ये प्रॉब्लम है तो क्या करोगे, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। और बोल सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन वाले, तुमने प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या किया, रियल तुम्हारा क्या लाइक एक्सपीरियंस है, अभी तक तुमने कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या क्या किया तुमने लाइफ में, इन जनरल पूरा देखती हैं। जबकि अपनी इंडियन कंपनीज में क्या है कि तुमने डीएसए कितना किया है, दैट्स इट। तो मुझे लगता है बस यही डिफरेंस है यहाँ की कंपनीज़ और इंडिया की कंपनीज़ में। और ये मैं फ्रेशर्स की बात बता रहा हूँ, ये क्योंकि मैंने इंटर्न के टाइम पे ही इंटरव्यू दिया था, तो इंटर्न के लिए ये सीन है। अब एक्चुअल में क्या है उसके लिए तो वो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। ओके, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है, क्योंकि वहाँ का कल्चर, और जब आप फर्स्टली वहाँ पे लैंड करे थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था, वो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट कम्प्लीटली सर? हाँ, सो एक्चुअली मैं लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था, तो उससे पहले मैं एक बार और फ्लाइट में बैठा था, लाइक लॉन्ग फ्लाइट मैंने नहीं लिया था। ये मेरा सेकंड टाइम था फ्लाइट में बैठने का, और लॉन्ग फ्लाइट में तो एक्चुअली फर्स्ट ही टाइम था। तो मैं बहुत पहले तो थोड़ा डरा हुआ था कि क्या होगा, कैसे होगा, और मतलब इतना दूर जा रहे हैं घर से, सब चीज़ें कैसी होंगी वहाँ पे। फिर हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट भी थी, हम लोगों को पहले टोक्यो आना था, फिर टोक्यो से हम लोगों को नागासाकी आना था। अब लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा इशू था। मैं जितना भी मतलब वीडियोस वगैरह जितना भी देखा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और कैसे हमारा नेटवर्क कैसे चलेगा, वहाँ पे जाके क्या करना है, क्योंकि टोक्यो हानेदा एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, क्या करना है एक्चुअली ये इतना पता नहीं था। लेकिन मतलब ईजिली हो गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमको बस पढ़े लिखे होने चाहिए तुम, और उन्होंने साइंस वगैरह लगा रखे हैं इंग्लिश में, तो तुम अपने आप समझ जाओगे। बाकी अवेलेबिलिटी है, मतलब नेट वगैरह भी तुम्हारा मिल जाता है, तो इस वजह से तुम इजीली लाइक नेविगेट कर सकते हो एयरपोर्ट वगैरह। उसके बाद मैं जब लैंड किया तो मुझे बहुत वैसा लग रहा था कि यार लाइक कितना सब लोग इतना डिसिप्लिन्ड हैं, सब लोग प्रॉपर लाइन में खड़े हुए हैं। मैं गया था जब सबसे पहले मैं लैंड किया, तो मैंने कहा कॉफ़ी लेनी है, तो मैंने वो बनवाया था, फॉरेक्स कार्ड बनवाया था। मैंने कहा देखता हूँ चलता है नहीं चलता है। तो मैं गया, देख रहा हूँ कि सब लोग ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, लिटरली बस पे करने के लिए, और लाइन में लगे हुए हैं, बस आओ पे करो चले जाओ। जबकि हमारे यहाँ और कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बहुत शांति थी, जबकि लोग बहुत थे एयरपोर्ट पे, लेकिन शांति बहुत थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा कैओटिक रहता है माहौल। यही मुझे मेन डिफरेंस लगा यहाँ का, और लाइक यहाँ के एयरपोर्ट और वहाँ के एयरपोर्ट में। तो जैसे आपने भी बताया कि इतना डिसिप्लिन रहता है, मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी रील्स देखी, इसमें दिखाते हैं कि बहुत डिसिप्लिन है। तो हर जगह रियली वहाँ पे ऐसा है जितना दिखाया गया है करके, या कुछ दिक्कतें तो जैसे रहती हैं, रियलिटी चेक वाला? सो एक्चुअली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन के मामले में तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हैं। लेकिन कुछ वियर्ड चीज़ें भी हैं जो ये लोग करते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। एज अ सोसाइटी हम लोग उस चीज़ की परमिशन नहीं देते हैं, मतलब परमिशन या बोल सकते हो हम लोगों के लिए वो नॉर्मल नहीं है, बट ये लोग करते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पे तुमको बहुत सारा ऐसा शेडी चीज़ें मिल जाएंगी जो ईजिली अवेलेबल है, हमारे इंडिया में नहीं है, जैसे कि और आप वो बताना ठीक भी है एट द सेम टाइम। जैसे कि मतलब तुम लोगों ने बहुत सारा वीडियोस देखा होगा, वो कैफ़े हो जाते हैं, मेड कैफ़े हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ हमारे इंडिया में थोड़ा वो नहीं है, मतलब एक फ़िल्टर रहता है, जो कि मुझे लगता है ठीक भी है और नहीं भी ठीक है, क्योंकि इट्स लाइक हाँ ह्यूमन थिंग है, नॉर्मल है ये सब चीज़ें, लेकिन
वहाँ पे कुछ टैबू बना देते हैं। मुझे लगता है एक हद तक ठीक है, लेकिन उसके बाद में ओपन होना चाहिए थोड़ा सा इंसान को अपने बारे में, और क्योंकि ये नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है, प्रोसेस। तो यही चीज़ें हैं। और वर्किंग में मतलब क्या डिफरेंसेस रहते हैं कि एक आप इंडियन कंपनी में वर्क कर रहे हो और एक जापानीज़ कंपनी में, तो क्या डिफरेंसेस आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ की वहाँ कम्प्लीटली डिफरेंट है, ऐसा इंडिया में नहीं होता ये सब? और वहाँ के जो अच्छा तो देखो वहाँ के जो लोग हैं, जो कलीग्स हाँ, हैं, गो उनसे मैंने काफ़ी सुना है कि वो काफ़ी इंट्रोवर्टेड रहते, तो उनसे आपका रिलेशन कैसा रहता है इन सब? सो मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंडिया में काम नहीं किया है कंपनी में, मतलब वैसे प्रोफेशनल लेवल पे काम नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया हूँ फ्रीलांस वगैरह। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, मेरे दोस्त काम कर रहे हैं तो उनसे मैं सुनता हूँ, तो इंडिया में इट्स लाइक कि अगर तुम किसी कलीग के साथ में तुम 6 महीने के आसपास हो तो तुम्हारा बहुत दोस्ती हो जाती है। इट्स लाइक कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाता है, दोस्त, बहुत गहरे दोस्त बन जाते हो, ठीक है। अगर कलीग अच्छा है, मतलब एक आदि बनेगा, तुम्हारे 10 लोग हैं जिनमें से एक ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे जनरली ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सारे लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं। इवन दो तुम लाइक 6 महीना क्या 1 साल 10 साल भी काम कर रहे हो किसी के साथ में, तब भी मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बारे में उतना नहीं जानेगा, ना ही तुम उसके बारे में जानोगे। मतलब ये लोग बहुत लिमिट कर देते हैं इंटरेक्शन को, कि मैं बस तुमसे मतलब रखूँगा, तुम बस मुझसे मतलब रखो, और हम लोग जो बातें करेंगे वो बस काम से रिलेटेड बातें होंगी। तो दैट इज़ लाइक क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। बट मेरे केस में क्या है कि मैं थोड़ा लाइक ये सब ज़्यादा बोल सकते हो ज़्यादा चलता है तुम्हारे मेट्रो सिटीज़ में, जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो मैं बताया अभी। लेकिन मैं थोड़ा आउटस्कर्ट्स ऑफ लाइक मेट्रो सिटीज़ में हूँ, क्योंकि नागासाकी, मेरे यहाँ नागासाकी और फुकुओका जो है वो मेन सिटी है मेरे आसपास में। लेकिन मैं नागासाकी का एयरपोर्ट है जहाँ पे ओमुरा, वहाँ पे रहता हूँ, और वहीं पे मेरी कंपनी है। तो यहाँ के लोग क्या काइंड ऑफ, ये एक ओमुरा का मतलब होता है बड़ा गाँव, ठीक है, अ बिग विलेज। तो ये लोग थोड़ा गाँव जैसा, मतलब देख के तुमको नहीं लगेगा गाँव है, लेकिन इन लोगों के हिसाब से वो गाँव ही है। तो गाँव के लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा उतना वैसे इंट्रोवर्टेड तो होते हैं, मतलब वो ज़्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे, बट वो इतना नहीं होते हैं कि वो तुमसे कुछ बात ही नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे ही नहीं। तो ये हमारे केस में अच्छा रहा। हमारी कंपनी में जो हमारी एचआर है, जो हमारे डायरेक्टर और प्रेसिडेंट हैं, वो लोग थोड़ा सा उन लोगों ने लाइक मेक श्योर किया कि वी आर नॉट फीलिंग वेरी लोनली एट टाइम्स। सो और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। हम लोग आए तो हमको पिक करना, प्रॉपर बताना कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, सारे अरेंजमेंट्स करके देना हम लोगों को। लाइक हम लोग के आने से पहले ही हमारा जो घर था वो मिल गया था हमको, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी ने खुद रेंट पे लेके हमको रेंट पे दे दिया, ऐसा कुछ है। जबकि हमारे मेरे जो दूसरे दोस्त हैं उन लोगों का ऐसा हुआ था कि उनको 1 महीने के लिए कुछ प्रोविजनल रेंट पे प्रॉपर्टी कंपनी ने दिलवाई थी, उसके बाद में उनको खुद ढूंढना पड़ा था और सारी प्रोसेस खुद करनी पड़ी थी। बस कंपनी ने ब्रोकर्स का एड्रेस बता दिया था या कांटेक्ट दे दिया था। तो ये चीज़ हमारे साथ में अच्छी हुई। मतलब यही है कि अच्छे लोग हैं और ख़राब भी लोग हैं। ख़राब नहीं वो लोग हैं, मतलब अलग लोग हैं, बस वही डिफरेंस वाला सीन है। तो आपके जापानीज फ्रेंड्स बने वहाँ पे? हाँ मतलब हाँ, बने तो हैं, जैसे जापानीज़ फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जापानीज़ फ्रेंड्स नहीं है। जैसे मेरे जो मेनली कितने 1 2 3 4 5 5 लोग 5 6 लोग हैं जापानीज़, जो जिनको मैं वैसे मतलब एक फ्रेंड कंसिडर कर सकता हूँ। उनमें से मात्र 2 लोग हैं जो कलीग हैं, जो वर्क प्लेस में काम करते हैं, और बाकी जो 3 4 लोग हैं उनसे बस मेरी दोस्ती इस वजह से हुई है क्योंकि दे कैन स्पीक इंग्लिश, और मे बी दैट्स वाई दे आर मोर ओपन टू लाइक समवन टू बी फ्रेंड विद समवन other than their country or other than their culture. I think that's why I got to like be friends with them. और हाँ बस इतना ही। मतलब जापानीज़ लोग को दोस्त बनाना तो थोड़ा मुश्किल है, बट अगर वो तो इंग्लिश जानते हैं तो वो बाहर के कल्चर, क्योंकि तुम इंग्लिश पढ़ते हो तो तुम बाहर के कल्चर को भी सीखते हो, तो तुमको पता है कि एक्चुअल में ओपन कैसे होना है। मतलब लैंग्वेज का डिफरेंस है। अब इनकी लैंग्वेज ही ऐसी है कि वो इनको सिखाती है कि तुम ओपन मत हो इतना, लाइक डायरेक्ट मत हो, जबकि तुम इंग्लिश सीखोगे तो वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है, मतलब कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में देखोगे तो। वहाँ पे आपने लैंग्वेज का कैसे मैनेज किया? क्योंकि वहाँ पे 99 कहते हैं 99% सब लोग जापानीज़ ही बोलते हैं। तो बीइंग इन अ कंट्री जहाँ पे सब लोग एक ऐसी कम्युनिकेशन यूज़ करते आपको भी नहीं आते एक लैंग्वेज, तो वहाँ पे एडजस्ट करना, रहना, दूसरों से बात करना, ऑफिस में वर्क करना, ये सब कैसे आपने हैंडल करा? हाँ सो ये बहुत ज़्यादा टफ था स्टार्टिंग में।
बहुत ज़्यादा टफ था, बट हम लोग जब मतलब मैंने क्या इंटर्नशिप की थी पहले थर्ड ईयर में, उसके बाद में जब हम लोग को पीपीओ मिला उसके बाद में भी हमारी जो इंटर्नशिप थी उन्होंने कंटिन्यू कर दी थी कि आप मतलब लाइक अगर कॉलेज में 2 घंटे निकाल पा रहे हो पर डे तो आप इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो हमारे लिए। तो हमने कहा ओके। तो उसी दौरान उन्होंने हमको ऑफ़र किया कि आपकी ज्वाइनिंग से पहले हम चाहते हैं आप थोड़ा बहुत जापानीज़ सीख जाएं, इस जिससे आपका लाइक जो दैनिक जीवन है उसमें दिक्कत ना हो, डेली लाइफ में दिक्कत ना हो। तो उन्होंने हम लोग को एक कोर्स प्रोवाइड किया विच वॉज लाइक नॉट वेरी गुड आई वुड से, बट हाँ मतलब लाइक जो आइस ब्रेकर होता है तुम्हारा लैंग्वेज से, जो इंट्रोडक्शन होता है, जो थोड़े बहुत शब्द होते हैं जो तुम्हें डेली लाइफ में यूज़ करने होते हैं, वो हम लोगों ने पहले ही सीख लिया था। और थर्ड ईयर से ही मैंने डुओलिंगो से पढ़ना स्टार्ट किया था। और मैं बताता हूँ डुओलिंगो का कोई फ़ायदा नहीं होता है वैसे, लेकिन इट्स जस्ट लाइक कि तुम एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो जानते हो। भूख मतलब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम खाना मांग सकते हो, बस इतना सिखाएगा डुओलिंगो। बाकी डुओलिंगो से कुछ नहीं सीख सकते हो, तुमको एक्चुअल पढ़ना पड़ेगा। मैं इसी डायलेमा में था कि मैं तो डुओलिंगो कर रहा हूँ, लेकिन बाद में जब यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि भाई ये इट्स नॉट लाइक दैट। मैं एक हंसी का किस्सा बताता हूँ। डुओलिंगो से हम पढ़ के आए थे, तो डुओलिंगो में क्या होता है, जो तुम्हारा कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं यहाँ पे, फैमिली मार्ट, 7-Eleven, तो वहाँ का जो कैशियर से हमारा इंटरेक्शन रहता है उससे रिलेटेड कुछ कुछ सेंटेंसेस डुओलिंगो पे मैंने पढ़े थे। अब यहाँ आते हैं तो उसने एक सेंटेंस नहीं बताया कि हर बार कैशियर पूछता है कि तुम्हें प्लास्टिक बैग चाहिए कि नहीं चाहिए, डू यू वांट प्लास्टिक बैग और नॉट। तो मैं गया, कुछ तो मैंने ख़रीदा था जो गर्म करके लाइक पूछते हैं कि तुम माइक्रोवेव करके देना है कि नहीं, ऐसा ही सही रहेगा। मैंने कुछ ख़रीदा, उसको कैशियर को दिया, तो उन्होंने पूछा लाइक देजी बुकरो इरिमाश का, या मतलब इट्स लाइक कि डू यू नीड प्लास्टिक बैग। तो मैंने बोला, मैंने क्योंकि डुओलिंगो से पढ़ रखा था तो मैं उनका बात तो समझा नहीं, बट मुझे लगा कि ये पूछ रहे हैं कि गर्म करके देना है क्या। तो मैंने बोल दिया हाई, मतलब यस आता था मेते कुदासाई, मीन्स प्लीज़ गर्म करके दे दो। तो दो सेकंड तक वो मुझे देख रहा था ऊपर से नीचे तक। उसके बाद में दोबारा से मैंने पूछा हाय आता था मेते कुदासाई, तो फिर वो समझ गया कि ये एक्चुअल में इसको गर्म करके मांग रहा है और प्लास्टिक बैग को वैसा। तो दोनों लोग हंसे हम लोग। ये एक वैसा किस्सा था जापानीज़ ना आने का या डुओलिंगो से रिलेटेड। तो वो लैंग्वेज का फिर अभी आप मतलब अपनी जापानीज़ लैंग्वेज का स्टडी कर रहे हैं साथ साथ, या फिर कैसे मतलब मैनेज कर रहे हैं आप? अच्छा, तो वर्क प्लेस की पहले बताता हूँ कि वर्क प्लेस में तो ऐसा है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इकोनॉमिक्स की डिग्री करी थी उन्होंने, लेकिन बहुत पहले करी थी। तो उनको आती है इंग्लिश, लाइक दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ़ इट लाइक व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग फ्लुएंटली देन इट माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट वो इतना बोल सकते हैं कि वो अपनी बात हमें समझा सकते हैं, हम उनकी बात लाइक हम लोग अपनी बात उन्हें समझा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्टिंग में उन्होंने हमें एक डिवाइस दिया था जो कि ट्रांसलेटर था काइंड ऑफ। तो यू जस्ट स्पीक इनटू इट एंड देन इट विल स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ यू आफ्टर लाइक ट्रांसलेटिंग इट इन जापानीज़। तो हम लोग वो यूज़ कर रहे थे स्टार्टिंग में, बट जनरली फिर चैट जीपीटी आ गया। तो अभी तो क्या होता है, जितना भी काम हम लोग करते हैं वो रिटर्न में हमको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, तो उससे हम लोग चैट जीपीटी से समझ लेते हैं और फिर हम लोग जो भी दिक्कतें होती हैं उसको फिर से चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करवा के उनको भेजते हैं कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है या यहाँ दिक्कत हो रही है या इसका सोल्यूशन क्या है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है वो चैट जीपीटी थी या एआई इन जनरल। तो और आई एम ग्लैड कि ये हमारे टाइम पे जब हमने ज्वाइन करी इंडस्ट्री तभी बहुत ज़्यादा लाइक बूम हुआ अचानक से। चैट जीपीटी उसी टाइम के अराउंड आया लास्ट ईयर। तो या आई वॉज क्वाइट इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल। ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं। अभी की बात करें तो अभी हम लोग हम लोगों का एक महीने में लगभग 10-12 क्लासेस होती हैं आधे घंटे की, और उसके बाद में हम लोगों को कुछ मटेरियल मिलता है जिस पे हमको पढ़ना होता है। कंपनी ही अरेंज करवाई है ये क्लासेस, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों को क्लासेस जो हम लोगों की क्लासेस इंडिया में चल रही थी वो बंद हो गई थी यहाँ आने के बाद में। लेकिन यहाँ पहुँचे तो पता चला 6 महीने रहे, उसके बाद पता चला कि नहीं यार यहाँ तुम ऐसे तो नहीं सीख सकते हो जापानीज़, क्योंकि तुम ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे कोई आसपास में है ही नहीं बोलने वाला। तो तुम सुनोगे नहीं, जब तक तुम कंज्यूम नहीं करोगे तब तक तुम बोल कैसे सकते हो। तो ये सोच के उन्होंने फिर जापानीज़ क्लासेस लगवाई। तो अभी हम लोगों की क्लासेस होती हैं, क्लासेस करते हैं, बट वो भी उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। तो मतलब लाइक एक्चुअल पढ़ना पड़ेगा। एक तो दिक्कत ये भी होती है कि क्योंकि तुम टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और टेक फील्ड में ही इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जिससे कीप अप करना बहुत मुश्किल है।
बहुत सारा हर दिन कुछ नया आ जाता है, कुछ नया आ जाता है। तो इस वजह से दोनों चीज़ों पर फोकस करना थोड़ा दिक्कत वाला है, लेकिन कर रहे हैं कोशिश। तो जैसे आपने बताया कि वहाँ पे लोग नहीं हैं जिनसे आप मतलब बात कर पाओ, तो ऐसा क्यों? मतलब अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो आप होता है कि आप नेबर से बात कर लो, या फिर आपके कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जिनसे डेली कन्वर्सेशन हो जाती है। तो इस चीज़ में क्या वहाँ पे इतना ज़्यादा ये बॉर्डम है या फिर इतना ज़्यादा लॉनलीनेस है कि लोग इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं? तो आई थिंक इट्स लाइक इनके कल्चर में एक चीज़ है जिसको मतलब जिसका सार ये है कि ये किसी को परेशान नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसका समय ले रहे हैं और उसको हम परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी ये किसी से भी फ़ोन पे भी बात करते हैं तो ये बोलते हैं ये बात कि आपका समय लेने के लिए माफ़ी चाहूँगा, बट ये बहुत ज़रूरी था, इस टाइप का कुछ लास्ट में स्टेटमेंट होता है हर कॉल के बाद में, ठीक है। तो मुझे लगता है वो कल्चर में इतना ज़्यादा इनग्रेव हो गया है कि ये लोग कोशिश करते हैं कि अपनी चीज़ें किसी और को बताएं ना, या ना ही कोशिश करते हैं कि किसी और से कोई चीज़ें पूछे भी ना, क्योंकि इनको लगता है अगर हम किसी से पूछेंगे कुछ तो हम उसको दिक्कत दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो लाइक कल्चर डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। बाकी रही बात नेबर्स वगैरह की, तो हम लोग जो रहते हैं वो एक काइंड ऑफ बिल्डिंग है, दे आर नेबर्स नेक्स्ट टू आवर डोर, बट इट्स लाइक कि वो जैसा मैंने बोला प्रोविजनल वाले जो मेरे दोस्तों को दिया गया था उस टाइप की प्रॉपर्टी है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इस वजह से उन लोगों से भी ज़्यादा बोलचाल है नहीं, बातचीत नहीं है। बाकी मुझे लगता है हम लोग भी थोड़ा नर्ड ज़्यादा हैं, कोशिश नहीं करे हैं ज़्यादा बाहर निकल के बात करने की लोगों से। बट हाँ, हम लोग जब भी पार्क वगैरह में जाते हैं तो आ, लोगों से इंटरेक्शन होता है, बट उस लेवल पे नहीं होता है जैसे इंडिया में। पूछ मतलब उत्सुक रहते हैं सामने वाले जानने के लिए तुम्हारे लिए, इन लोगों के ये लोग उतना नहीं है, क्योंकि इन लोगों की लाइफ है, ये नहीं उतना करते हैं, कल्चर इनका वैसा है। तो यही दिक्कत है, बस दिक्कत नहीं है, मतलब यही डिफरेंस है बस। तो वहाँ पे आपने अपने इंडियन फ्रेंड्स बनाए, क्योंकि इंडियन लोग भी तो होंगे, तो ऐसा कि वहाँ पे कुछ इंडियन कम्युनिटी बनी है, या फिर अगर जैसे इंडियन लोगों से इंटरेक्ट करना हो, इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं जैसे भी दिवाली है, तो उससे रिलेटेड भी क्या कुछ सेलिब्रेशन वगैरह रहते हैं क्या वहाँ? हाँ, एक्चुअली जैसे बड़े बड़े शहर जो होते हैं उनमें कम्युनिटीज़ बन जाती हैं जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तुम्हारे इंडियंस की। जैसे टोक्यो में एक जगह है निहोम वाशी करके, तो वहाँ पे अराउंड दैट लाइक लोकेशन तुम्हें बहुत सारे इंडियंस मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। और अ, तुमको दुकानें भी ऐसी दिखेंगी, किराना स्टोर और ये वगैरह वगैरह, तो तुमको लगेगा कि तुम इंडिया में ही आ गए हो। लेकिन तुम जब थोड़ा बाहर आते हो दूसरे लाइक कंट्री साइड एरिया में थोड़ा अलग, तो वहाँ पे लोग नहीं होते हैं जनरली, इंडियंस तो नहीं होते हैं। और यहाँ पे और तुमको मोस्टली इंडियंस मिलेंगे भी तो वो इंडियन रेस्टोरेंट पे काम करने वाले लोग होंगे, या फिर तो वो लोग लाइक जो नेपाली हैं जिन्होंने इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ खोल रखा है इंडिया के नाम से, वो लोग होंगे। तो वो एक्चुअल में इंडियंस नहीं है, बट वो लाइक दे वो ऐसा बिहेव करेंगे कि वो इंडियंस है। बाद में जब तुम पूछोगे कि आप सही में इंडिया से हैं क्या, तब तुमको पता चलेगा कि वो नेपाल से हैं, इंडिया से नहीं है। और कम्युनिटी वगैरह है यहाँ पे, जैसे अभी फुकुओका में आई थिंक नेक्स्ट ईयर मार्च में एक मेला लगने वाला है, इंडियन फेस्टिवल। हमारे यहाँ गांव है बट यहाँ पे भी लगता है इंडियन मेला करके, बहुत छोटा सा होता है। तो मतलब कम्युनिटी नहीं है, लेकिन यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो इंडिया से कई बच्चों को लाइक जापानीज़ पढ़ने के लिए यहाँ बुलाती है। और नेपाली बच्चे भी होते हैं। इस साल इंडियन एक भी नहीं आया इस यूनिवर्सिटी में, नेपाली लोग ही आए हैं बहुत सारे। तो क्योंकि नेपाल और इंडिया ये काइंड ऑफ सिमिलर कल्चर को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए जो भी फेस्टिवल होता है, जो भी कुछ होता है, तो असल में वो इंडियन फेस्टिवल नाम दे देते हैं, इंडिया नेपाल फेस्टिवल नाम दे देते हैं। लेकिन वो उसमें तो अंदर जाओगे तो पता चलता है कि इंडियंस हैं ही नहीं या बहुत कम है ऐसा। तो कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है अगर तुम मेन सिटी में नहीं हो। मेन सिटी में हो तो इट इज़ ईजी टू फील होम लाइक होम। एंड हाउज योर डेली लाइफ इन जापान? जैसे जो आपका डेली लाइफ इंडिया में रहता था, तो ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं वहाँ पे, अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? तो एक्चुअली हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे इरेगुलर थे चीज़ों को लेके, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था। बस मतलब एक चीज़ में डिसिप्लिन था कि मुझे कैसे भी करके काउंट करके 75% अटेंडेंस लगानी है, उसके बाद वो पूरा करना है, बाकी कुछ नहीं। और हमको पता चला कि हमारे आने के बाद में वो क्राइटेरिया भी हटा दिया है नए डायरेक्टर ने, कि नाउ यू डोंट नीड टू लाइक फुलफिल एनी अटेंडेंस क्राइटेरिया। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें, जो भी बेहतर का काम होता है वो मेरे आने के बाद ही होता है।
यहाँ पे तो ऐसा है कि हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया, क्योंकि तुमको सुबह उठना है, खाना बनाना है या तैयारी करनी है लंच की, उसके बाद में काम पे जाना है प्रॉपर टाइम पे और टाइम पे वापस आना है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं ये सब चीज़ों को लेके। तो हम लोगों का मतलब मेरा यूजुअल डे ऐसा रहता है कि आई लाइक वेकअप अराउंड 6:30 6:35। फिर उसके बाद मैं फ़्रेश होता हूँ, नहाता धोता हूँ। तब तक मेरा जो रूममेट है वो ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करता है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट में जनरली हम लोग थोड़ा सा दूध या ऐसा कुछ लाइक मिल्क शेक वगैरह पी लेते हैं, प्रोटीन शेक वगैरह बना के। तो वो ब्रेकफास्ट बहुत इजी है। बाकी लंच की तैयारी करता है। उसके बाद में हम लोग जाते हैं काम पे। तो हमारा जो लाइक मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 to 7 है, ठीक है। 8 AM to 5 PM, सॉरी 7 बोल रहा हूँ, 17। तो 8 AM to 5 PM है, और उसमें मेरा 1 घंटे का ब्रेक है और 15-15 मिनट के 2 रेस्ट हैं। तो लगभग 1.5 घंटा का ये हो गया। लेकिन तुमको जाना होता है 10 मिनट पहले, क्योंकि तुम्हारे जितने भी सीनियर्स हैं, जो कोई मतलब पूरी कंपनी 10-15 मिनट पहले एटलीस्ट आ जाती है। और वो लोग तुमसे एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं, लाइक मुंह पे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि तुम एक अलग कल्चर से आ रहे हो, अलग कंट्री में रह रहे हो, तुमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, जिस वजह से हो सकता है तुम थोड़ा लेट हो जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि तुमको समय पे पहुंचना, अगर नहीं पहुंचोगे तो थोड़ा सा बिहेवियर में चेंजेस दिखेंगे। हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं अभी तक कि समय पे ना पहुंचे हो, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम से पहले ये लोग पहुंचने की इनकी आदत है। जो हमारा सीनियर है वो तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। उसका जो काम स्टार्ट होगा वो 8 से स्टार्ट होगा, वो 7 बजे पहुंच जाएगा। तो और फिर उसके बाद हम लोग काम करते हैं। लंच होता है 12 के आसपास। बीच में एक ब्रेक होता है 15 मिनट का। फिर उसके बाद लंच होता है 12 से 1। फिर लंच करने के बाद में फिर से काम, फिर ब्रेक होता है, 5 बजे छुट्टी होती है। और ये लोग ऐसा, इनके मतलब लाइक जापानीज़ लोगों का थोड़ा ऐसा भी वर्क कल्चर है कि जब तक तुमसे सीनियर ऑफिस में है तब तक तुम नहीं जाओगे। ये थोड़ा कल्चर है। हम लोगों ने वो फॉलो नहीं किया, क्योंकि हम लोगों से स्टार्टिंग में ही मना कर दिया गया था वो फॉलो करना। क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं लाइक, क्योंकि इनको भी पता है कि इनकी जो कंट्री की इमेज है वर्किंग आवर्स को लेके, वर्किंग लाइफ को लेके, वो थोड़ी सी सही नहीं है। तो ये लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो सेम मतलब लाइक इन लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा ना हो, ताकि ये लोग भी यही ना सोचें जो एक्चुअल में लोग सोचते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही उन्होंने बोल दिया था कि नाउ इट्स टाइम यू कैन गो होम। मतलब 5 बजा था तो हम लोग बैठे रहते, लेकिन उन्होंने बोल दिया इट्स टाइम यू कैन गो होम नाउ। तो फिर उस तब से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कि टाइम पे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा है कि 5 बजे छुट्टी हुई है तो 5:10, 5:15, 5:20 भी हो जाता है। क्योंकि अब मतलब तुम काम करते रहते हो जब लॉन्ग टाइम पे किसी के साथ में, तो तुमको अच्छा नहीं लगता है कि ये अभी भी सामने बैठा हुआ है और मैं जा रहा हूँ तुरंत 5 बजे ही। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ के लोग तो मतलब बैठे रहते हैं 7-7 बजे तक बैठे रहते हैं, जबकि इनका जो वर्किंग आवर्स हैं, जो पेड टाइम है वो 5 बजे तक ही है। ओवर टाइम अलाउड नहीं है, फिर भी ये बैठे रहेंगे। बस काम काम नहीं भी करेंगे फिर भी बैठे रहेंगे, ऐसा भी होता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे एक तो जनरली कंपनीज क्या करती हैं, एक सेट सेट ऑफ लाइक आवर्स होता है। तो जैसे मेरी कंपनी के लिए 20 आवर्स है। तो इसमें ये है कि तुम 20 आवर्स का एक्स्ट्रा पे तुमको पहले ही कर रहे हैं वो लोग एडवांस में, ठीक है। तुम चाहे काम करोगे या नहीं करोगे, वो एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं 20 घंटा ओवर टाइम का, ठीक है, जो तुम्हारी सैलरी में इंक्लूडेड है। लेकिन हाँ, इन केस ऑफ कि तुम 20 घंटे से ऊपर चला गया तुम्हारा जो ओवर टाइम है, तो उस केस में तुम्हारा जो पेमेंट है वो एक्स्ट्रा आएगी। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में 20 घंटा एक एक महीने में लाइक यू आर वर्किंग फॉर 26 days। सो 20 घंटा मुझे एंड नहीं जो लगता कि टाइम कोई अपने क्रॉस सीनियर्स के करेगा लिए बैठ रहे हो जनरली। वो नहीं काउंट होता ओवर टाइम में। हाँ, तो वो काउंट होने के बाद ही तो बोल रहा हूँ कि वो काउंट भी होगा तब भी ऐसा ही है, तो वो 20 आवर्स के अंदर ही इंक्लूडेड है। क्योंकि हर दिन 10-15 मिनट। हाँ, वो इसीलिए उन्होंने बहुत ध्यान में रख के यही 20 आवर्स इसीलिए किया है कि एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। एंड आज जैसे आपने फूड की बात करी, तो फूड के उसमें लाइक फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन वहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं, एंड बीइंग अ वेजिटेरियन कितना डिफिकल्ट हो जाता है बीइंग इन हाँ, जापान। तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुआ था। मैं एग्स भी नहीं खाता था, और लाइक एग्स वाली कोई चीज़ नहीं खाता था। ब्रिटानिया का जो केक आता है वो भी मैं नहीं खाता था इंडिया में, मात्र इस वजह से उस पर वो रेड कलर का ट्रायंगल बना होता था मुझे, और कंटेन्स एग लिखा होता था। तो इस वजह से यहाँ पे आया था तो पहले दिन ही लाइक
हम लोग गए, एचआर हमारी आई थी, तो उन्होंने बोला कि क्या खाना है अभी के लिए, मतलब आज के लिए हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, बाद में आप लोग अपना देख लेना। तो हमने कहा ठीक है। तो हम लोग गए ब्रेड ढूंढने, नॉर्मल ब्रेड, ठीक है। हमको कोई ब्रेड ऐसी नहीं मिली जिसमें अंडा ना पड़ा हो, ठीक है। तो फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड ईटिंग समथिंग विच कंटेन्स एग्स। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि जब मैं ये कर ही रहा हूँ तो मैं एग्स भी खाना स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी है बनाना और लाइक कंज्यूम करना, और सेहत के लिए भी ठीक ही होता है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। फिर इस वजह तो मैंने एग खाना स्टार्ट किया। मतलब फिर बाद में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि लाइक इनहेरेंटली जब तुमने कुछ काम किया नहीं होता है बचपन से अभी तक, तो तुम्हारा वो एक आइडेंटिटी बन जाता है, और वो आइडेंटिटी ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तुम खा तो रहे हो, कर तो रहे हो, लेकिन अंदर से तुमको पता है कि आज तुमने एग खाया है, तो थोड़ा दिक्कत हुआ। फिर मैंने सोचा कि देखता हूँ कुछ दिन, तो वही दिक्कत मैं चलाता रहा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं, प्रोटीन मुझे चाहिए थोड़ा सा, तो ऑप्शन कुछ नहीं था, तो मैं एग खा लेता था। उसके बाद में जब मुझे दिखा कि बाकी ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, कुछ कुछ चीज़ें मुझे दिख गई जिसमें मुझे मुझे प्रोटीन मिल जाता है, टोफू मिल गया था, विच इज़ नॉट लाइक अडाप्टेड, मतलब विच इज़ नॉट वेरी गुड इफ़ यू कंपेयर इट टू पनीर, ठीक है। इंडिया का टोफू कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का टोफू जो होता है बहुत ब्लेंड और बहुत ही अजीब सा टेस्ट होता है, रॉ टेस्ट आता है उसमें। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा खाने लगा तो उसको सीख गया खाना। बाकी यहाँ पे एक बहुत ही इनफेमस डिश है, मतलब इनफेमस डिश बोल सकते हो, हाँ डिश ही है, नात्तो नाम से, जो, हाँ नात्तो बहुत लाइक दिखने में बहुत ख़राब होता है, फर्मेंटेड ओके, मैंने सोयाबीन्स वो होती हैं वो। दिखाते, वो बड़ा स्टिकी सा ऐसे होता है, राइट? हाँ हाँ हाँ, वो स्टिकी सा वैसे ही। तो स्टार्टिंग में मैं देखता था तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए थे हम लोग को आए हुए, हमने कभी नात्तो ट्राई नहीं किया था, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई थी कि यार कैसा खाते होंगे। फिर एक दिन नात्तो माकी करके चीज़ होती है जिसमें लाइक जस्ट राइस होता है, जिसके अंदर नात्तो भरा हुआ होता है, तो राइस बॉल होती है, बस नात्तो अंदर भरा है, तो उसको नात्तो माकी बोलते हैं। वो लेके आई हमारी अचार हमारे लिए, और हम लोगों ने वो खाया। उस दिन के बाद में हमको ठीक लगा, लाइक उसका टेस्ट वाइज वो ठीक होता है, ख़राब नहीं होता है, इट्स जस्ट वो अचार की तरह थोड़ा सा लगता है, जैसे हमारे यहाँ फर्मेंटेड अचार होते हैं वैसे। बाकी उसकी महक थोड़ी सी अजीब लग सकती है लोगों को, बट खाते टाइम तुमको उतना फील नहीं होगा, तुम अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ऐसे पास में ले जाके उसको स्मेल करने की कोशिश ना करो। तो वो मैं खाने लगा, वो बहुत लाइक सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है। पहला तो वो फर्मेंटेड है तो गट हेल्थ बहुत अच्छी करता है। फिर उसमें बहुत छोटा सा पैकेट है, उसमें आपको 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, तो अगर आपने दिन में 2 खा लिए तो आपको 16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। जस्ट 2-3 स्पून्स का एक पैकेट होता है, ईजिली आप खा सकते हो। बस मैं उसको इतना लाइक स्टिकी नहीं बनाता हूँ, बस ऐसे ही खा लेता हूँ बिना स्टिकी बनाए मुझे अजीब लगता है। तो एक्चुअली द थिंग इज़ कि अगर आप हार्ड कोर वेजिटेरियन हैं, आप एग भी नहीं खाते हैं, तो मे बी इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड एनीथिंग अदर देन व्हाट यू कुक टू ईट, ठीक है। बाहर लाइक कुछ भी आप खा रहे हो, एनीथिंग स्नैक्स वगैरह, उसमें भी एटलीस्ट आपको एग मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप आने का सोच ही रहे हो जापान में, तो या फिर तो आप अपना विल पावर इतना स्ट्रांग लेके आओ कि मुझे बस खुद का बना हुआ खाऊंगा, या या फिर आपको लाइक एग्स से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एग खाना स्टार्ट कर दो। मैं तो कहूँगा इंडिया में ही खाना स्टार्ट कर दो, यहाँ आके तुम बनाना तब भी सीखे हुए होगे, तो एग्स आर लाइक इजीली अवेलेबल, और अच्छी क्वालिटी के अच्छे अच्छे एग्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ का थोड़ा स्ट्रिक्ट है वो सब, जो फूड से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू इंडिया। तो और फिर रही बात उसकी, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स हमारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स अवेलेबल हैं जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे तुमको इंडियन चीज़ें मिल जाएंगी, नो मैटर आप कहाँ पे हो जापान में। और अगर आप किसी बिग सिटी में आते हो, ठीक है, तो मुझे लगता है आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी होंगे, जैसे जिसमें जापानी खाना भी आपको थोड़ा सा अल्टर करके वीगन बना के दे दिया जाएगा, ठीक है, तो वो भी आप खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बट अगर तुमको एक्चुअल में सस्टेन करना है तो मुझे लगता है कि आपको कुकिंग आनी ही चाहिए हर कीमत पे, क्योंकि जापानीज़ खाना या जो भी तुम वीगन खाना बाहर खाओगे वो इट वुड बी अराउंड लाइक 3 to 4 times व्हाट यू कैन कुक लाइक एट योर होम। जो कॉस्ट है वो लाइक 3 to 4 times हो जाएगी। आपको एक टाइम का खाना एटलीस्ट 1500 to 1800 येन में पड़ेगा, अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में खा रहे हो तब भी, अगर आप जापानीज़ रेस्टोरेंट में खा रहे हो लाइक वीगन रेस्टोरेंट में खा रहे हो तब भी। तो कंपेयर टू नॉर्मल जापानीज़ खाना, वीगन खाना या जो वेजिटेरियन खाना जहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे भी, लाइक इंडियन रेस्टोरेंट ऐसा है, रेस्टोरेंट मतलब ऐसा एक ऑप्शन होगा थ्रू आउट द जापान है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे।
लेकिन वहाँ पे भी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है नॉर्मल टू लाइक कंपेयर टू नॉर्मल जापानीज़ रेस्टोरेंट्स और नॉर्मल जापानीज़ फूड। तो अगर आप खाते हैं नॉन वेजिटेरियन तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप नहीं खाते हैं नॉन वेजिटेरियन खाना तो आपको या फिर तो खुद से बनाना आना चाहिए, या फिर आप लाइक ज़्यादा कॉस्ट देके ज़्यादा प्राइस देके खा सकते हैं बाहर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी सस्टेनेबल है। थोड़े टाइम के बाद में आपको गट इश्यूज हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि खुद ही बनाना आना चाहिए, दैट वुड बी बेस्ट। क्योंकि आप हर दिन बाहर नहीं खा सकते हो, थोड़ा अजीब हो जाता है, बॉडी हैवी हो जाती है। बाकी रही बात स्नैक्स वगैरह की, तो आपको लाइक टोफू तो लाइफ सेवर हो गया आपका, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नात्तो भी खाएं, ट्राई करें। हर किसी को पसंद नहीं आता है, बट आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। बाकी एक टेम्पे नाम से चीज़ होती है विच इज़ ऑल्सो नात्तो का एक भाई, वो भी सोयाबीन से बनता है, बट उसमें थोड़ा सा लाइक फर्मेंटेशन कम होता है, या बोल सकते हो उतना आपको महक नहीं आएगी, फर्मेंटेड नहीं लगेगा आपको वो। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो लाइक प्रोटीन रिच। बाकी तो आप वेजिटेबल्स वगैरह अवेलेबल होती हैं वो खा सकते हो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा फ्रूट्स वगैरह या जो भी वेजिटेबल्स हैं उनका प्राइस ज़्यादा लगेगा कुछ दिन, लेकिन कुछ दिन के बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हम सोच रहे होते हैं रुपए से कंपेयर करके, तो आलू हमारे यहाँ मान लो 20 रुपये किलो है, हम लोग यहाँ के देख रहे हैं कि यार सेम आलू 100 रुपये का आधा किलो भी नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है, लेकिन बाद में फिर अडाप्ट हो जाती है चीज़ें, ठीक लगता है। जापान इज़ टू 125% एक्सपेंसिव देन इंडिया। तो कितना डिफरेंस आ जाता है आपके खर्चे में, आपके मंथली एक्सपेंसेस में, एंड हाउ मच द रेंट, लाइक हाउ मच इज द रेंट दैट यू आर पेइंग राइट नाउ? तो या सो एक्चुअली मतलब अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि जापान कितना डेवलप है, और सेम डेवलपमेंट वाली दूसरी कंट्रीज़ को आप उठाते हो, सेम लाइक लगभग लिविंग क्वालिटी वाली दूसरी कंट्रीज़ को उठाते हो, तो आपको लगेगा कि जापान बहुत चीप है, बहुत ज़्यादा चीप है। लेकिन अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हो तो भाई हाँ, ऑफ कोर्स जापान जो है वो महंगा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जगह पे महंगा है, कुछ जगह पे महंगा नहीं है। जैसे सब्जियां आपको महंगी मिलेंगी, फल बहुत महंगे मिलेंगे, बहुत लाइक 10 टाइम्स, ठीक है। तो फल आपको महंगे मिलेंगे, सब्जियां महंगी मिल सकती हैं। कुछ कुछ फल सस्ते होते हैं, जैसे एवोकाडो हो गया, कीवी हो गया, यहाँ पे बहुत सस्ता है, लाइक 30-40 रुपये में मिल जाएगा। इंडिया में मुझे लगता है 50 तो मिनिमम आपको एक पीस के लिए देना पड़ेगा। तो हाँ, एवोकाडो भी 100 का 100-150 का कुछ इंडिया में आता है, यहाँ पे आपको 50 रुपये का मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत सस्ती मिल जाएंगी, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ बहुत महंगी मिलेंगी। जैसे आम यहाँ बहुत महंगा है, खरबूजा यहाँ बहुत महंगा होता है, और तरबूज तो आप पूछो ही मत। मतलब हमारे यहाँ, हमारे जैसे इतना इतना बड़ा तरबूज जो है वो आपको मिलेगा अराउंड 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का एक तरबूज। तो 3000 यस, रुपीज की 3,000 रुपये का एक तरबूज, ये 6000 हो गए। यस 6,000, मोर देन 6,000। बहुत बहुत दिक्कत है मतलब ये सब चीज़ों में। लेकिन बाकी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो। और लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बाहर खाने का कॉस्ट देखो, कि हम लोग जैसे इंडिया में अगर आप बाहर खाने जा रहे हो तो पर पर्सन मुझे लगता है एटलीस्ट आपका मिनिमम है कि आपका 600-700 लगेगा पर पर्सन, अगर आप ठीक जगह जा रहे हो खाने, ठीक है। तो यहाँ भी लगभग उतना ही लगेगा, आपका 600-700 लगेगा पर पर्सन पर मील। और अगर आप बहुत ज़्यादा फैंसी जगह पे नहीं जा रहे हो, बहुत जगह फैंसी जगह पे जाओगे तो फिर तो उस हिसाब से मतलब लाइक पे भी करोगे। तो नॉर्मल, लेकिन आप सेम चीज़ अगर आप कंपेयर करो दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे अमेरिका हो गया, या जो ये तुम्हारा यूरोप की कोई भी कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे आपको सेम चीज़ बहुत महंगी मिलेगी। लाइक कंपेयर करोगे बाहर खाना तो वहाँ पे बहुत महंगा मिलेगा कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें लगभग सिमिलर हैं। और रेंट भी मुझे लगता है लाइक जो मेन टोक्यो या ओसाका का जो मेन एरिया है, मेट्रोपॉलिटन जो मेन एरिया है, मतलब लाइक नॉट सराउंडिंग एरिया, वहाँ पे आपको रेंट भी बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो रेंट बोल सकते हो आपको 1,00,000 रुपये पर महीने का ऐसा कुछ मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपको लाइक जैसे अभी मेरा एक दोस्त है जो एक रोबोटिक्स कंपनी में काम कर रहा है, टोक्यो में रहता है, तो उसमें क्या है, उनकी कंपनी के प्रोविज़न है कि इफ़ यू आर गेटिंग लाइक योर होम within 1 kilometer radius of your company, so no matter how much it cost, we would pay half of the amount, ठीक है। तो इसी वजह से उसने क्या किया, एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया है उसी के कंपनी के पास में। इट लाइक ये बहुत ही छोटा है, बट जितना वो पे कर रहा है सेम अमाउंट वो पे करेगा अगर वो कंपनी से 1 घंटा दूर लेता है, क्योंकि आधा अमाउंट अभी कंपनी उसका पे कर दे रही है।
और अगर वो कंपनी से 1 घंटा दूर रहता है तो उसको पूरा पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने पास रहना डिसाइड किया, क्योंकि आने जाने का कम्यूट टाइम बच रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी है। और आने कम्यूट का भी ये लोग अलाउंस देते हैं, लाइक जापानीज़ कंपनी जनरली कम्यूट का पे करती हैं, और तुम्हारा रेंट का भी कुछ हिस्सा दे सकती हैं अगर तुम्हारा रेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसा अलाउंसेस होते हैं कुछ कुछ। हमारे केस में क्या है, क्योंकि हम लोग थोड़ा कंट्री साइड एरिया में, तो यहाँ पे रेंट एक्चुअली उतने हाई नहीं है जितना बाकी जगह पे होता है। अभी जिस घर में मैं रह रहा हूँ, इट्स लाइक वी हैव अ किचन, लाइक फुल साइज बाथरूम एंड 1 रूम एंड 1 लिविंग रूम। इस पूरे का हम लोग दे रहे हैं अराउंड 60,000 INR पर मंथ, जो कि 2 लोग शेयर कर रहे हैं, तो 30,000 पड़ता है INR पर मंथ। और मेरा जो दोस्त है जो जापान, लाइक जो टोक्यो में रह रहा है, उसका बस कितना होगा, जितना हमारा एक रूम है उतना भी मुझे नहीं लगता है, लाइक रूम भी हमारा बड़ा है पीछे ये। तो वो उसका पे कर रहा है 70,000 रुपीज़ पर मंथ, और वो अकेला रहता है। बट क्योंकि आधा कंपनी उसकी पे करती है, तो वो बस 35,000 पे कर रहा है INR में। मैं बता रहा हूँ ये पूरा डेटा, ताकि जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनको लाइक समझने में, कंपेयर करने में आसानी रहे। लाइक मेरे साथ में यही फ़ायदा है कि एक रूममेट है, तो आधा आधा कॉस्ट तो लगभग वही कम हो जाता है। जो मेन कॉस्ट है तुम्हारा लिविंग का होता है, वो आधा कम हो गया। उसके बाद में बिजली पानी का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है कंपेयर टू इंडिया। तो हम लोग 2 लोग हैं, इतना ज़्यादा यूज़ भी कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों का लगभग 10,000 रुपये हर महीने का बिजली पानी का आ जाता है, जो कि 5,000 फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम लोग लिविंग एंड यूटिलिटीज़ पे एटलीस्ट लाइक 35,000 पर मंथ स्पेंड करते हैं। ओके ओके। तो मंथली आपका फिर सेविंग्स कितना हो जाता है, एंड टोटल अमाउंट खर्चा कितना रहता है? तो यार ये डिपेंड करता है। जैसे मेरे केस में क्या है कि हर किसी के अपने पर्सनल गोल्स हैं। कुछ लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सोचते हैं कि कुछ सेव करें, उसके बाद में हमको वापस जाना है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बनानी होती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे खर्च कर रहे हो पैसे को। बाकी मैं मतलब लाइक ऐसा कहूँगा कि अगर आप नॉर्मल रेंज में रह के खर्च कर रहे हो, ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे हो, तो यू कैन सेव मोर देन व्हाट यू कैन गेट इन इंडिया पर मंथ। तो मुझे लगता है मैं अपनी सैलरी का एटलीस्ट लाइक हर महीने 50% तो एटलीस्ट मेरा सेव हो जाता है, अपार्ट लाइक आफ्टर एवरीथिंग दैट आई डू। मैं अभी पिछले साल मैंने 2 बार, एक बार इंडिया आया था, एक बार टोक्यो गया था, एक बार और कहीं मैं ट्रिप पे गया था। इस बार मैं 2 ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो वो सब मिला के मेरा सेव हो जाता है 50% ऑफ द अमाउंट आई कैन सेव। सैलरी ऐसे डायरेक्ट तो नहीं, बट हाँ उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू लाइक जो एक तो मुझे बस इतना बताना है पॉडकास्ट पे आके। एक चीज़ मैं बताना चाहता था बहुत दिन से, कि जो कोई भी आपको सपने बेच रहा है बड़े बड़े की सैलरी 1 करोड़ होती है, 2 करोड़ होती है, आप एक्चुअल डेटा पे उठा के देखिए, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं होती है सैलरी, ठीक है। वो सब मिला के बताते हैं। CTC होता है कॉस्ट टू कंपनी, जिसमें कंपनी सारी चीज़ें लाइक तुम्हें हायर करने के लिए भी जो खर्चा कंपनी ने किया है ना, उसको भी काउंट कर लेता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में अगर आपकी सैलरी एज अ फ्रेशर इंडिया में अगर आप रह रहे हो और आपको यू आर गेटिंग 1 लाख पर मंथ, बहुत अच्छी सैलरी है आपकी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, थोड़ा सा शांति बनाओ, उसके बाद में आप कहीं दूसरी जगह ट्राई करो, उसके बाद में लाइक इट्स ऑल द वे अप, ठीक है, कहीं भी जा सकते हो आप। बट केवल ये सोचना कि दूसरों का 1 करोड़ देख के, और ये सोचना कि मेरा 1 करोड़ क्यों नहीं है, और लोग लाइक सपने बेच रहे हैं एक्चुअल में, देखो तो सपने बेच रहे हैं कि 1 करोड़ लग जाएगा, बट इट्स नॉट वेरी ईजी। और एट द सेम टाइम मुझे लगता है जिनका 1 करोड़ लगा होता है, मैंने देखा है, लाइक इट्स लाइक डेटा है मेरे पास, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका 1 करोड़ लगा, 1 करोड़ तो नहीं, 90 लाख 95 लाख वाले लोग हैं मेरी जान पहचान में। तो उनका क्या है, एक तो वो आउट ऑफ द कंट्री लगा हुआ है, तो वहाँ का लिविंग एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो आउट ऑफ द कंट्री का 1 करोड़ बोल सकते हो, लाइक अगर तुम बड़ी कंट्री जैसे US का बात करते हैं, तो वहाँ का 1 करोड़ और अपने इंडिया का जो 30 लाख है, वो आई थिंक सेम मैं कंसिडर करूँगा। हाँ, तो यही है सैलरी का, तो यही सीन है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे इन्फ्लेटेड अमाउंट दिखाया जाता है, और एक्चुअल में वो अमाउंट वेरीफाइड भी नहीं होता है, पता है आपको। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ, कोई तो NIT कोई थी जिसने पोस्ट कर दिया कि हमारे यहाँ से किसी को 2 करोड़ का पैकेज मिला है, और एक्चुअल उनकी प्लेसमेंट सेल ने ये पोस्ट किया है, उनके पेज से आया है।
बट बाद में पता चलता है जिस आईडी से उनको ऑफर आया था उस बंदे को, वो आईडी उसके दोस्त ने बनाई थी बस प्रैंक के लिए। मतलब हाँ, उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आप ये बात सोचिए कि कुछ नहीं वेरिफिकेशन। हाँ, मेरे केस में सेम हुआ। मेरे केस में मैं बताता हूँ, मेरी जो लाइक इनिशियल सैलरी थी वो 70-60 लाख JPY पर एनम था। इन लोगों ने क्या किया, उसको INR बोल दिया है, ठीक है। अब INR बोल दिया है तो इससे बहुत लाइक डेटा तो डबल हो गया ना ओके। सीधा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड डेटा, और इवन न्यूज़ पे आया था ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ, मेरा डेटा ये न्यूज़ पे था, दैनिक जागरण में था, बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स पे था कि हाँ IIT धनबाद के इतने 2 छात्रों को यहाँ जाने के लिए लाइक जापान में उनका जॉब लगा है, नाम ये है और उनको इतना मिला है। लेकिन एक्चुअल में ये डेटा है। मैं उनसे पूछा भी कि ये डेटा इन लोगों को INR में किसने बोला। तो हमारा जो प्लेसमेंट सेल जो कोऑर्डिनेटर जिसकी तरफ से जाती है, ये PR की पोस्ट होती हैं एक्चुअल में, जिनकी तरफ से जाती है, वो बोलते हैं कि मैंने बस इतना बोला था कि इतना है, मैंने कोई करेंसी नहीं बताई थी। अब उन्होंने करेंसी अपने पास से ऐड कर दी। मैंने कहा तो करेंसी बतानी चाहिए थी ना। तो मतलब मैं यही, हाँ हाँ, वही तो मैं यही बोलूँगा कि आप बस सीखने पे कोशिश करो कि मैं सीख बहुत कुछ लूँ। आप अगर काबिल हैं तो आपको 1 करोड़, क्या मैं तो कह रहा हूँ 2 करोड़ भी मिलेगा। लेकिन आप उसका ऐसा सपना मत देखने लगो, क्योंकि अगर आप अपने अपने से एक्सपेक्टेशन पहले ही इतनी बढ़ा लेंगे ना, तो अगर आप जैसे आपने एक्सपेक्टेशन 1 करोड़ की रखी है, अब आपको मान लो 30 लाख भी मिल गया इंडिया में ही रह के, तो आप कभी खुश नहीं होंगे, या आप सीखने पे ध्यान नहीं देंगे। फिर आप अंदर ही अंदर सोचेंगे यार 1 करोड़ क्यों नहीं मिला, 1 करोड़ क्यों नहीं मिला, जो कि मैंने भी स्टार्टिंग में किया मेरे साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं करना चाहिए अब, क्योंकि गलतियाँ तो मैं लोग करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं करनी चाहिए किसी को ये वाली गलती जो मैंने करी। तो तुम अपने से एक्सपेक्टेशन रखो कि भाई मेरा खर्चा कितना है। मेरा पर मंथ अगर मुझे 1 लाख मिलेगा तो मुझे लगता है आप इंडिया में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। मुझे लगता है कि हम लोग अगर सब कुछ, जैसे मेरा 35,000 रेंट, मैं रेंट एंड यूटिलिटीज़ मानता हूँ। उसके बाद में मैं खाना क्योंकि खुद बनाता हूँ घर पे, वीक में 2 बार लगभग मैं बाहर खाता हूँ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो मैं खुद बनाता हूँ। इस वजह से मेरा खाने का खर्चा मैं मानता हूँ अराउंड 30,000 INR रहता होगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 65,000 INR हो गया। फिर मेरे जो लाइक लेज़र्स हैं, जैसे मुझे टेक प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, मैं चीज़ें खरीद लेता हूँ, फिर बाद में उनको यूज़ नहीं करता हूँ। तो उस सब चीज़ के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एज मिल जाता है कि यहाँ पे सेकंड हैंड, लाइक सेकंड स्ट्रीट करके एक चेन ऑफ शॉप्स है जो आपको सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स बेचती है, और आप फिर उन सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप वापस बेच सकते हो सेकंड स्ट्रीट में ही। तो वो एक एडिशन है जिसमें मैं पैसा बचा लेता हूँ, ठीक है। तो यही है, मतलब मुझे लगता है कि INR में अगर मैं बोलूँ तो आप अगर अकेले रह रहे हैं तो आपका खर्चा 1 लाख INR से ज़्यादा नहीं जाएगा पर मंथ। आप सब कुछ कर रहे हैं, लाइक फुल जितना भी आप ऑल इन जा रहे हैं तब। और अगर आप थोड़ा सा रिट्रैक्ट करके चल रहे हैं, खुद को हाथ रोक के खर्चा कर रहे हैं, सोच रहे हैं खर्चा करने से पहले 2 बार, तो मुझे लगता है वो खर्चा फिर 70,000 INR आ जाएगा। और हाँ, 70,000 INR में आप अच्छे से रह सकते हो, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। मैं जिम भी जाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं खाना भी प्रॉपर प्रोटीन भी लेता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। उसके बावजूद भी मेरा खर्चा जो है वो अराउंड 70,000 INR के आसपास, 70 to 80,000 INR के आसपास रहता है। तो बेसिकली लाइक कितना हो जाएगा ये, 1,60,000 एन या फिर 1,50,000 एन के आसपास। हाँ तो आप सेविंग्स कर पाते हैं। लाइक होता है ना कि एक अगर आप बाहर गए हैं तो एक होता है कि घर को में आप फैमिली को कितना पे कर पा रहे हैं या उनको कितना भेज पा रहे हैं, तो वो अमाउंट बच जाता है या फिर सारा आपको हाँ अपने ऊपर ही मतलब स्पेंड हो पाता है। नहीं, हमारे केस में लाइक मेरे केस में ऐसा है कि क्योंकि मुझे एक्चुअल मेरा जो गोल है वो यही है कि मुझे कुछ पैसा सेव करके कुछ चीज़ें करनी है लाइफ में पहले, क्योंकि म, बहुत दिन हो गया नहीं हुआ है वो चीज़। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं अपनी फैमिली को ये दे पाऊँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइक रोक भी लेता हूँ, फालतू खर्चा नहीं करता हूँ। और इतना मुझे खर्चे करने की आदत भी नहीं है पहले से। लाइक स्किन केयर और ये सब पे मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि तुम जापान में हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है, सब कुछ है आपके पास में। लेकिन अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की तरह बिहेव करेंगे तो मुझे लगता है कि आप सेव कर सकते हैं हाफ ऑफ योर सैलरी एटलीस्ट, आप सेव कर सकते हैं पर मंथ। और रही बात जैसे आने जाने में जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, मेरा आने जाने में ही लगभग मेरी हाफ ऑफ द जो मंथ की सैलरी है वो हो जाता है। तो इस वजह से उसके लिए मेरी कंपनी में बोनस का सीन है, तो मुझे बोनस मिल जाता है साल में 2 बार, जो कि अराउंड
1 month ऑफ योर सैलरी होता है, तो यू कैन से इन 1 month लाइक इन 1 year आई गेट 14 months ऑफ सैलरी। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें उधर भी अच्छी हो जाती है मेरे केस में। बाकी अब दूसरी कंपनीज़ का मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं जो लाइक दे आर गेटिंग सिमिलर बट दे आर नॉट गेटिंग द बोनस थिंग। सो या आई थिंक सेव आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी, जैसे अगर डेटा आप उठाओगे तो इंडिया में भी जो मेरे दोस्त हैं उनको इन हैंड जो सैलरी मिल रहा है वो अराउंड 1 लाख 1 लाख 20 हज़ार ही है, चाहे भले वो किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक बड़ी से बड़ी कंपनी में भी, माइक्रोसॉफ्ट में भी। उनको पर्क्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ये मैं जानता हूँ। उनको ई स्टॉक्स मिल जाएंगे, लाइक जो स्टॉक्स हो गए कंपनी के, कुछ साल बाद वो उसको वेस्ट कर देंगे, जिससे वो लाइक उस टाइम पे ज़्यादा उनके पास लाइक वैल्यू तो ज़्यादा उनके पास आ ही रही है ऑफकोर्स, क्योंकि उनकी सैलरी ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम वो इंडिया में रह रहे हैं और चीज़ें मतलब लाइक ठीक है, अच्छी है उनके साथ में, लेकिन उनको इन हैंड जितना आप उनको मिल रहा है उतना आप सेव कर पा रहे हो, ऐसा हो जाएगा। तो विच इज़ आई थिंक बेटर। So if you are like talking about software engineering roles, so I think 2 lakh yen is not enough. At least you should be getting 3 lakh yen per month at least, and that is your in hand salary. 3 lakh or 2 lakh 80,000 yen would be like okayish, not very good, not very bad in the starting of your journey, क्योंकि तुमको ना जापानीज़ आती है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो इस वजह से तुमको थोड़ी दिक्कत होगी। तो इट्स लाइक कि वो तुमको जस्ट पैसा दे रहे हैं, तुम बस जा रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, तो तुम एक्चुअल वैल्यू नहीं जनरेट कर रहे हो। तो उस केस में मुझे लगता है सीखने के हिसाब से तुमको अगर 2 लाख 80 हज़ार या 3 लाख येन पर मंथ मिल रहा है, ऑफर हो रहा है, तो आप ले सकते हो, विच शुड बी कंसिडर्ड ओके या गुड बोल सकते हो। नॉट वेरी लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट हाँ ओके, अच्छी ज़िंदगी आप काट सकते हो। महीने में आप थोड़ा बहुत बचा भी लोगे, घर पे भी भेज दोगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में अगर आपका लाइक बहुत ज़्यादा नीड नहीं है सेव करने का, या बोल सकते हो बहुत ज़्यादा नीड नहीं है घर पे भेजने का, तो थोड़ा सा अपने लिए चीज़ें करो, कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करो, कहीं इन्वेस्ट करो, ठीक है, ये सारा चीज़ करो। इससे ये होगा कि आपको नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे लाइफ में, और आप थोड़ा ब्रॉड सोच पाओगे, और इस वजह से आपकी जब नेक्स्ट सैलरी होगी वो उसमें अच्छा लाइक बहुत ज़्यादा जंप मिल सकता है। तो वही है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यू कैन सेव अ लॉट, और यू कैन इवन नॉट सेव अ पेनी ऑल्सो। एंड ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको लाइक, ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे जापान की, एंड ऐसी कौन सा कल्चरल शॉक जो आपको मिला हो? या सो कल्चरल शॉक तो वो मतलब एक चीज़ मुझे वो जो बहुत अच्छी लगी है, वो मुझे अच्छी लगी है यहाँ का हॉबी कल्चर। मतलब यहाँ का हॉबी कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐसा है कि पहली बात तो आपने कभी कोई जापानी मोटा नहीं देखा होगा, बहुत रेयर केस में आपने कोई जापानी मोटा देखा होगा, क्योंकि हर किसी की हॉबी है, और एटलीस्ट हर कोई जिम तो जाता ही है। अब उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है कि लोग कर सकते हैं यूज़ उन रिसोर्सेज का, इसलिए ये लोग जिम जाते हैं, अपनी हॉबीज़ रखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था पहले, अभी धीरे धीरे करके हमारा इंडिया थोड़ा ठीक हो रहा है, लोगों की जो सैलरी है वो बढ़ रही है। पहले तो बहुत दिक्कत थी ना, गरीब देशों में काउंट होता था, और मतलब अभी भी होता है, अभी भी है एक्चुअल में गरीब देश, लेकिन अभी हाँ इम्प्रूव हो रहा है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग आपने देखा होगा अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसी वजह से पूरा क्या होता था कि एक परिवार में एक बंदा जो कमाने वाला है उसने पूरी ज़िंदगी अपनी कमाने में निकाल दी, उसकी रियल हॉबी कुछ नहीं है। अब जब वो कमाने लायक नहीं बचा, रियल हॉबी यानी कि खाली समय में उसको क्या करना पसंद है, तो हमारे इंडिया में क्या होता है मोस्टली कि खाली टाइम पे वो बेचारा बैठ के सोचता रहता है कि आगे क्या करना है, बच्चों के लिए ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है बच्चों के लिए। मतलब मैं अगर माँ बाप की ही बात करूँ तो बच्चों पे ही उनका पूरा जीवन निकल जाता है, मुझे ऐसा लगता है, पूरा फोकस रहता है, विच इज़ गुड थिंग ऑल्सो और बैड थिंग ऑल्सो। गुड थिंग ये है कि बच्चों के लिए वो चीज़ अच्छी है, बच्चे अगर उस चीज़ को पॉजिटिवली लेके कुछ जीवन में ठीक कर पाए तो बहुत अच्छी है। लेकिन बैड थिंग ये कि एक टाइम के बाद बच्चा जब आप पे डिपेंडेंट नहीं रहता है तो आपको लाइक योर पर्पस ऑफ योर लिविंग जो है वो दोबारा रीडिस्कवर करना पड़ता है, वो बहुत दिक्कत वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमको ये सीखना चाहिए जापान से कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी हॉबीज़ भी बनाते हैं,
और अपनी हॉबीज़ पे काम करते हैं। और जो दूसरी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि यहाँ के लोग हर चीज़ को से कुछ आउटपुट नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में ये चीज़ बहुत है, जैसे कोई अगर जिम जा रहा है, वो 1 साल से जिम जा रहा है, लोग उससे पूछेंगे तुम्हारी बॉडी तो बनी नहीं, तुम 1 साल से जिम जा रहे हो। अरे जिम जाने का मतलब केवल बॉडी बनना नहीं है। जिम जाने का मतलब मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा ना किसी कंपटीशन में जो मैं अपनी बॉडी पे इतना ध्यान दूँ कि मुझे बॉडी बनानी है। जिम जाने का मतलब है कि मुझे मेंटली फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना है, दैट्स इट। अब फिट होने का जरूरी थोड़ा ना मेरे डोले बहुत अच्छे जो दिखेंगे तभी मैं फिट हूँ। फिट तो मैं ऐसे भी हो सकता हूँ ना, नॉर्मल मेरी लीन बॉडी है, मैं फिट हूँ। तो विच इज़ लाइक यहाँ पे ये चीज़ बहुत अलग है। जैसे मैं देखता हूँ नॉर्मल से लोग जो बहुत लाइक बूढ़े हैं, 80 साल के हैं, वो सुबह निकलते हैं बस वॉक पे, रैंडम वॉक पे, ठीक है। वॉक पे निकलेंगे, उनके हाथ में एक चिमटा होगा जिससे वो जितना भी उनका कूड़ा वगैरह या पत्तियां भी गिरती हैं ना जो पेड़ से, वो भी उठा लेते हैं। वो एक पॉलीथीन में रख लेंगे और चले जाएंगे। मतलब इससे इनको आउटपुट क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है ना आउटपुट, कोई भी कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग ये करते हैं, विच इज़ लाइक अब उनकी हॉबी है कुछ काम करना। हमारे यहाँ भी मुझे लगता है गांव में जो लोग रहते हैं, गांव के लोग वो करते हैं ऐसा, शहर में थोड़ा सा नहीं हो पाता है। या जितने भी मेरे जान पहचान में लोग हैं उनमें मैं देखता हूँ ये चीज़ कि कुछ टाइम के बाद में हाँ, तो कल्चर का ही मेन डिफरेंस है। और अगर तुम किसी को कुछ बोलोगे ना, सजेस्ट करोगे, जैसे मेरे केस में अगर मैं आज के टाइम पे मम्मी को कुछ सजेस्ट करूंगा कि मम्मी ऐसा करने लगो, तो उनका पहला क्वेश्चन होता है उससे मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे है कि अगर तुम कुछ नया ट्राई कर रहे हो, जैसे कुछ भी नया, तुमको ड्राइंग नहीं आती, तुम सीख रहे हो कि ड्रॉ करना एट द एज ऑफ 50-55, तो कोई भी तुमसे ये नहीं बोलेगा कि क्या मिलेगा तुमको, या तुम भी नहीं पूछोगे, सोचोगे भी नहीं कि क्या मिलेगा तुमको। और हमारे कल्चर में ये थोड़ा सा हो जाता है, और बचपन से क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता था, पूछते रहते हैं लोग कि इससे क्या मिलेगा क्या मिलेगा, तो हम भी पूछने लगते हैं खुद से कि ये काम कर रहे हैं इससे क्या मिलेगा, इससे रिटर्न क्या मिलेगा। जबकि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि तुम वो काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन है वो काम करने का। और अगर तुम्हारा मन को अच्छा फील हो रहा है वो काम करके, तो तुमको करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट और नॉट गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। एटलीस्ट यू आर गेटिंग लाइक योर मेंटल पीस आउट ऑफ इट, राइट। कल्चरल शौक तो दो थे। एक तो ये है कि यहाँ पे ऐसा है थोड़ा, हाई स्कूल तक जो बच्चे हैं वो साथ में रहते हैं मम्मी पापा के। हाई स्कूल के बाद में वो मम्मी पापा को छोड़ के चले जाते हैं, अपने लाइक अपने आप रहेंगे, अपने आप ज़िंदगी बिताएंगे। हाई स्कूल तक साथ में रहते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं। जनरली ऐसा इनके यहाँ, जैसे हमारे यूएस में भी आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ पे मूविंग आउट का बहुत ज़्यादा वो रहता है, हाँ, इंडिपेंडेंट होने का। जो मेरे लिए थोड़ा सा कल्चरल शौक था कि मतलब ऐसा छोड़ देना अचानक से, मम्मी पापा से तुम मिल रहे हो। और दूसरा कल्चरल शौक मेरे लिए ये भी था कि ये लोग काम में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि ये लोग बच्चों से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स काइंड ऑफ थी होती है यहाँ पे एक्चुअल में। जैसे बच्चे भी फ़ोन करके बोलते हैं मम्मी अगले महीने आप इतने तारीख को खाली हो क्या, मेरी छुट्टी है, मैं आता हूँ, खाना खाते हैं साथ में, ऐसा वाला होता है। एक्चुअल में यहाँ बॉन्डिंग प्यार सब है, मुझे ऐसा लगता है कि सब है, लेकिन ये लोग इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जैसे मेरे साथ एक केस, मतलब लाइक मैंने ये देखा कि हम लोग एक जगह गए थे कैंपिंग पे लास्ट ईयर, ये दिसंबर के अराउंड, ठंड थी। तो वहाँ पे क्या, दो बच्चे आते हैं जो खेल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उनकी मम्मी है सामने, लेकिन वो दोनों भाई भाई हैं, लड़ रहे हैं आपस में, लौट रहे हैं पूरा ऐसे ज़मीन पे, मार रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन वो बीच में इंटरवीन नहीं करती हैं, ठीक है। मतलब वो लोग बस खेल रहे हैं। हमारे यहाँ पे अगर सेम हरकत तुम किसी बच्चे को करते हुए देखो पब्लिक प्लेस पे, तो या फिर तो वो, हाँ, या फिर तो वो मार खाएगा मम्मी से, 2 चांटे मारेंगी मम्मी उसको, या फिर तो मतलब लाइक नहीं करने देंगे ऐसा। और इनके साथ में ऐसा नहीं है ये। और ऐसा भी है, जैसे वो गिर गया है कोई बच्चा, तो उसको बस उठाएंगे नहीं, उसको खुद खड़ा होने देंगे, पूछेंगे चोट तो नहीं लगी, नहीं लगी, बस। कोई ऐसे लाइक इशू नहीं बनाना है उस बात का, जो कि तुमको ऐसे लाइफ में ग्रो करने की और लाइफ में लाइक आगे बढ़ने की, मुझे लगता है बहुत इंडिपेंडेंट होने की ये लोग पहले से ही ट्रेनिंग दे देते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनके लिए बहुत नया नहीं होता है ये कि हम खुद का खाना खुद बना रहे हैं, खुद की चीज़ें खुद कर रहे हैं, बहुत कॉमन है। स्कूलों में भी ऐसा कल्चरल शॉक मुझे मिला कि स्कूल में लाइक आई थिंक नॉट किंडरगार्टन बट आफ्टर किंडरगार्टन यू आर लाइक तुम्हारी ड्यूटीज़ लगती हैं क्लासरूम साफ़ करने के लिए, तुमको खाना सर्व करना होता है, खाना बनाने में हेल्प करनी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। Okay, so looking back on your decision जापान जाने का, तो डू यू
आई फील वर्थ कि हाँ मेरे डिसीजन सही था. डू यू हैव एनी रिग्रेट्स रिगार्डिंग इट? So I am like somewhere in the between of regrets and worth it. तो रिग्रेट्स मेरे ये हैं कि मैंने जो भी चीज़ें करी वो केवल फैमिली को ध्यान में रख के करी, और मैं अब उनके साथ में नहीं रह पाता हूँ. जो भी चीज़ें मैं देखता हूँ, जैसे मैं लास्ट ईयर नहीं, दिस ईयर इटसेल्फ मैं टोक्यो गया था डिस्नी पार्क में, सॉरी डिस्नीलैंड में. वहाँ पे मैंने जो लाइक नेक्स्ट लेवल चीज़, जो विजुअल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल थे. लास्ट में लाइक आंसू आ गए थे आंखों से. फिर मुझे इस वजह से और भी ज़्यादा बुरा लगा बाद में कि ये सब मैंने अकेले देखा है. इस सब को शेयर करने के लिए मेरे पास वो लोग नहीं है जो लोग लाइक जिनके लिए मैं ज़िंदा हूँ, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ. तो ये मेरे थोड़े से रिग्रेट्स हैं कि कोई भी चीज़ मैं नई ऐसी देखता हूँ जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है जनरली, या मम्मी ने या मेरे घर वालों ने कभी नहीं देखी है, या जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कभी देख पाना. तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस उनके साथ में शेयर कर पाऊँ, लेकिन ये नहीं कर पाता हूँ. तो ये मेरा एक रिग्रेट है. और वर्थ इट मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि अ, मैं अपनी मम्मी को रिटायर कर दिया हूँ, अभी वो काम नहीं करती हैं. तो लाइक मैं काम करता हूँ और मैं ही संभाल रहा हूँ अपनी फैमिली को, विच इज़ काइंड ऑफ वर्थ इट फॉर मी. कि हाँ अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है, अब मैं कर रहा हूँ चीज़ें, धीरे धीरे करके चीज़ें हो जाएंगी, बन जाएंगी. और बस ये मैं वर्थ इट मानता हूँ. और मैं इसलिए भी अच्छा मानता हूँ क्योंकि यहाँ आके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं. मेरा जो जीवन को देखने का नज़रिया है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. मैं अब खुद की हॉबी बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ, रादर देन मैं किसी के बारे में सोचने के, खुद के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ. तो और खाना बनाना सीख गया हूँ. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा लगा. मतलब लाइक वर्थ इट था ये सब चीज़ें करने के लिए, कि अब तुम बॉडी पे ध्यान दे पा रहे हो, खाना बना पा रहे हो, काम पे टाइम पे जा पा रहे हो, काम भी कर पा रहे हो, और तुम फैमिली को भी मैनेज कर रहे हो. मम्मी का भी मतलब लाइक फ़ोन करके रोज़ उनसे बात करना, उनको अपडेट देना, उनसे कांटेक्ट में रहना, विच इज़ आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं. क्योंकि मेरे सारे दोस्त मेरे से पूछते हैं टाइम कैसे मैनेज करते हो. तो वही कि टाइम मैनेजमेंट का भी मैं बहुत ज़्यादा सीख गया हूँ यहाँ के. तो ये इस मामले में ये वर्थ इट था. सो आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं, जो लोग हमको देख रहे हैं, उनको कोई भी एडवाइस की, जो लोग जापान आने का सोच रहे हैं या कुछ भी, ठीक आप है. कोई तो एडवाइस देना मतलब चाहेंगे? लाइक मेरे एडवाइस की अगर बात है तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा जो भी यहाँ पे आ रहे हैं कि अपना जो विल पावर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके आना. और क्योंकि इट्स लाइक कि तुमने इंडिया में भी काम नहीं किया है तो तुम पहले तो जज मत करना कि यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे सब कुछ अलग है. ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सेम है जो इंडिया में होती हैं. तुम अब एडल्टहुड में कदम रखे हो तो जो लोग हैं उनसे डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और तुम एक्चुअल में लोगों से डील कर रहे हो, और ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जिनकी वजह से तुम्हारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो चल रहा है. तो उनसे थोड़ा डील करने की कोशिश करना सही से, थोड़ा पेशेंस रखना. यहाँ के लोग तुमको साउंड कर सकते हैं कुछ लोग कि रूड हैं, लेकिन वो एक्चुअल में उनको मानना कि वो एक्सेप्शन है, वो रूड नहीं है. यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, ठीक है, एटलीस्ट आउटसाइड से. इनसाइड से वो कैसे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमें लेना देना नहीं है उससे, कुछ भी हो हम नहीं जानते. तो और अपना जो परसेप्शन है ना वो ऐसा लाइक केवल जो तुमने रील्स में जापान देखा है कि बस तुमको ग्रीन 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 सब कुछ, ठीक है, तो वैसा नहीं है. तुमको यहाँ पे सब कुछ लाइक, क्योंकि तुम पर्सनली यहाँ पे आ रहे हो रहने के लिए, काम करने के लिए, तुम घूमने के लिए टूरिस्ट बन के नहीं आ रहे हो. तो तुम्हें उस हिसाब से डील किया जाएगा और तुमको एज अ एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, जो कि तुम्हारे लिए नया है इटसेल्फ. क्योंकि तुम अगर जस्ट ग्रेजुएट होकर आ रहे हो तो अब तक तुमको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता था. इंडिया में ऐसा ही होता है, बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं चाहे भले तुम एडल्ट हो जाओ, जब तक तुम यूनिवर्सिटी से ना निकलो. तो यहाँ आके थोड़ा सा वो देखना. बाकी मैं कहूँगा कि अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा कोशिश करना और अपनी हॉबीज़ थोड़ी सी बना लेना. अगर अकेला तुमको फील हो तो कुछ चीज़ें ऐसी करना जिसमें तुमको बस मज़ा आए, चाहे भले उससे आउटपुट हो ना हो. और खाली समय मत मिलने देना. अगर तुम यहाँ आ रहे हो तो खुद को खाली समय मत देना. मैं स्टार्टिंग में जिम इसीलिए पहले ज्वाइन किया था. पहले तो यहाँ पे मैंने देखा कि हर कोई लगभग स्लिम है, तो मैं थोड़ा सा लाइक चबी था, नॉट चबी, मैं फैट था. तो इस वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया था. लेकिन फिर धीरे धीरे वो जिम जो है वो आदत बन गई, और वो आदत अच्छी थी क्योंकि एटलीस्ट कभी जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होता है मैं जिम चला जाता हूँ, और मेरे पास जो फालतू के दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं उससे बेहतर होता है कि मैं कुछ कर लेता हूँ जाके प्रोडक्टिव. तो वही है कि अपने लिए कुछ चीज़ें ऐसी ढूंढ के रखना जो जिस
तुम्हारा समय जो है, जो यहाँ अकेले रह के तुमको अकेला फील हो रहा है, वो ना फील हो, कट जाए ऐसा। लाइक ये मेरे सजेशंस हैं। और थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना, क्योंकि तुम किसी दूसरे देश में आए हो, यहाँ के कल्चर, यहाँ का सब कुछ चेंज करने की कोशिश मत करना। यहाँ की चीज़ें जो हैं जैसी हैं वैसी चलने की कोशिश कर, लाइक वैसा बनने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको अपने धर्म और अपनी चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, लेकिन मुझे लगता है धर्म यहाँ जापान के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैसा कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट। लाइक इवन मेरे जो जितने भी लोग कलीग्स हैं, मैं किसी का धर्म नहीं जानता हूँ, ना ही वो लोग मेरे से कभी पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है, ठीक है। यहाँ बहुत होमोजिनस सोसाइटी है, इसीलिए ये लोग जो हैं वो लाइक ऐसे अलग से दिखने वाले लोगों को पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। अलग से दिखने वाले यानी कि जो अलग से दिखने की कोशिश भी करते हैं, कि जो होते हैं ना कुछ कि मैं अलग हूँ, और गाना बजाएंगे ट्रेनों में, ज़ोर से बात करेंगे, ठीक है, वो सब ना ही करना तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, मैं तो यही कहूँगा। और बाकी यार बस मुझे लगता है वर्किंग के लिए तुम्हारा सेफ़, अगर तुम देखोगे बहुत ज़्यादा सेफ़ है कंट्री, ये सब चीज़ें बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छी है। बट यहाँ पे लोग आके, मैं देखता हूँ कुछ कुछ इंडियंस आके, जो जापानी लोग होते हैं, मान लो बहुत ज़्यादा ओवर ड्रंक हैं, वो ज़मीन पे लेटे हुए हैं कहीं पे, तो उनको कंटेंट के लिए ही बस परेशान करते हैं, उनको उठा के उनसे बोलते हैं सो गया, ये देखो पड़ा हुआ है, ये वो नहीं करना। कोशिश करना कि ये सब मत करो, रिस्पेक्ट रखो सबके लिए, क्योंकि तुम अपनी इमेज ख़राब कर रहे हो, और केवल अपनी नहीं, तुम्हारे ऊपर टैग लगा हुआ है इंडिया का। और आज के टाइम पे तुम उठा के देखोगे सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो हेट किसी कंट्री को मिलती है वो इंडिया को मिलती है। चाहे भले वो बंदा श्रीलंकन हो जिसने कुछ काम किया हो, वो बंदा नेपाल का हो, पाकिस्तान का हो, लेकिन नाम आता है इंडिया का, क्योंकि हम लोग सब सिमिलर दिखते हैं। तो कोशिश करना कि तुम तो एटलीस्ट ख़राब मत करो अपना लाइक देश का नाम। और बाकी हेल्पफुल के मामले में ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छे हैं लोग हैं, बहुत सब चीज़ें अच्छी हैं यहाँ की। लेकिन वही है, थोड़ा सा लोनलीनेस वाला तुमको फैक्टर फील होगा, अलग सा फील होगा, वो सब को लाइक कोशिश करना कि प्रोडक्टिवली तुम उन सब चीज़ों को मैनेज कर पाओ। यही मेरी एडवाइस है। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली अ वंडरफुल सेशन एंड आई होप जो भी लोग हमको देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा हो, एंड अगर वो जापान जा रहे हैं तो उनको काफ़ी उनके डाउट्स क्लियर हो गए हों। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। मैं भी बहुत दिन से ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा था। इवन मेरे बर्थडे पे मैंने एक बहुत बड़ी वीडियो बना के अपने चैनल पर डाली थी कि हु इज़ अभय करके, तो जिसमें मैं अपनी पूरी जर्नी बताया हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ पे कैसे पहुँचा। और लाइक मेरी जर्नी जो है वो थोड़ी सी फिल्मी वाली भी है, तो अगर आप लोगों को समय मिले तो आप लोग देख भी सकते हो। मैं कोशिश करूँगा, लाइक रिक्वेस्ट करूँगा चैक से कि मेरा चैनल भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दो। ठीक है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। सो फॉर दिस अमेजिंग सेशंस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हर एक एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। लाइक कोई भी एक्सपीरियंस बड़ा छोटा नहीं होता, एंड एवरी एक्सपीरियंस इज़ वर्थ शेयरिंग, बिकॉज हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा होता है अपनी लाइफ में, राइट? तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, डू फिल आउट द गूगल फॉर्म दैट इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज मे बी योर स्टोरी कैन बी एन इंस्पिरेशन टू मैनी अदर्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड ऑल्सो गिव मी द फीडबैक अगर कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, बिकॉज या आपके फीडबैक से ही मैं ग्रो करूँगी, राइट? सो या थैंक यू अगर आप अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस सेशन टिल द एंड। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।